So, welcome to lecture 5 of our Principles of Communication class. और लास्ट लेक्चर में हमने सिग्नल्स को रिव्यू किया था, सिग्नल्स, उनकी क्लासिफिकेशंस, ऑपरेशंस, और इसमें हम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसका रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे जो मॉड्यूलेशन और दूसरे ऑपरेशंस के लिए इनमें से कुछ स्टफ उसमें यूज़ हो सकता है, तो फिर आपको जो है वो उससे फेमिलियरिटी पहले से हो जाएगी। आपने इसको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है। तो बेसिकली सिग्नल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैथमेटिकली, उसके लिए टेलर सीरीज पोलिनोमियल्स के ज़रिए उन किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती थी। और लेकिन इसमें मसला ये है कि पोलिनोमियल्स से मीनिंग लेना और उससे जो है वो सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन डिराइव करना, ये उसकी नेचुरल फॉर्म नहीं है, क्योंकि सिग्नल की अपनी जो फिज़िकल जो एग्जिस्टेंस है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंजेस और रेट ऑफ चेंज, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नेचुरल, लेकिन ये उस यानी फोरियर के प्रोपोजिशन से पहले इस तरफ कोई डेवलपमेंट हुई नहीं थी। तो फोरियर ने 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ये आइडिया प्रपोज किया था कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिटन एज वेटेड सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी जो हमारे बेसिक पीरियोडिक फंक्शन हैं, साइन कोसाइन, और फिर वो आयलर रिलेशन से एक्सपोनेंशियल से भी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से भी रिलेट किए जा सकते हैं। तो इस आइडिया को शुरू में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन later on it turned to be one of the most useful tools in engineering। अब इसकी एप्लीकेशंस हर इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशन की हर फील्ड के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। इसलिए ऑल्दो लेग्रेंज, लाप्लास, पॉइजन, ये बड़े मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने उसको इन द बिगिनिंग बिलीव नहीं किया, लेकिन इसको फिर बाद में बहुत एक्सेप्टेंस मिली। तो आइडिया बेसिकली यही है कि दिस इज आवर साइनोसाइड, a typical sinusoid A is amplitude sin omega x plus phi, और इसकी अगर हम डिफरेंट कम्बिनेशंस बना लें, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके, एम्पलीट्यूड को चेंज करते हुए, तो हमारा जो है, फॉर एग्जांपल दिस स्क्वायर वेव इज़ आवर टारगेट पीरियोडिक स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव इसको कह लें। तो एक हम अगर कांस्टेंट कंपोनेंट ले लें और एक जो है वो दिस फ्रीक्वेंसी f1, और इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा सिग्नल इस तरह का बन जाएगा। फिर अगर f2 फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड की जाए तो इन तीनों का सम ये बन जाएगा।
जो हमारी राइट हैंड साइड पे शो किया जाता है। F3 को भी ऐड किया जाए तो हमारा सम जो है वो ज़्यादा क्लोजर टू रेक्टेंगुलर पल्स बन जाता है। और इसमें जितनी फिर हम कुछ मज़ीद फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे और ये ज़्यादा, अब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी, नॉट एनी रैंडम फ्रीक्वेंसीज, लेकिन ये वही शेप जो है वो ऑब्टेन होती जाएगी जब हम उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। तो these are basically different several degrees of freedom, और they are encoding different features of the सिग्नल। हर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका कुछ ना कुछ रोल है सिग्नल के अंदर। तो ये सारी उसकी फिर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बन जाते हैं। Another example is this signal, periodic signal. This is made up of two simple sinusoid signal. This GFT is made of sine 2 pi ft plus 1 over 3 sine 2 pi 3 ft. So these simple sinusoids make up this seemingly complex signal. So it has two frequency components, and this was the discovery of फोरिये, जिसकी वजह से उसको जो है वो फिर इसी से फोरिये ट्रांसफॉर्म का भी आइडिया डेवलप हुआ। तो बेसिकली हम टाइम डोमेन में वी हैव सम रिप्रेजेंटेशन के सिग्नल का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड, लेकिन उसमें हमें उसका ब्रेक डाउन का पता नहीं चल रहा उस सिग्नल के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे हम लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं ना, प्रिज्म में उसके कलर हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, और विजिबल लाइट में वो सारी फ्रीक्वेंसीज कंबाइंड होती हैं। तो ऐसे ही फोरियर सीरीज़ के अंदर भी अगर इन फ्रीक्वेंसीज को हम उसके फ्रीक्वेंसी ग्राफ के अंदर देखें, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये दो लाइंस इसकी बन जाती हैं, 3f एंड f। दीज फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, और उनके एम्पलीट्यूड्स भी हम देख सकते हैं। So if we express signals as complex exponential, then we can express a periodic function x of t as sum of ck e power j k omega naught t, and this sum goes from k is equal to minus infinity to infinity, यानी उसमें k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 इंटीजर वैल्यूज, t कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और these coefficients c के दे डिटरमिन कि कौन से कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। और ओमेगा नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड, जिसको हम 2 पाई बाई टी भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको साइक्लिक फ्रीक्वेंसी में शो करें तो 2 पाई एफ हो जाएगा, ओमेगा नॉट की जगह हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, फिर एफ इज साइकिल्स पर सेकेंड। तो दीज सी केज आर कोएफिशिएंट्स, फोरियर कोएफिशिएंट्स, और इनको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 1 over t इंटीग्रेशन माइनस t by 2 से t by 2 x of t पर माइनस j के ओमेगा नॉट t dt। और जो कंपोनेंट्स इसके हमारे पास आएंगे
वो उसके हार्मोनिक्स होंगे या वो वाले कंपोनेंट्स, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जाएंगे। So if we consider the periodic signal, which is rectangular pulse train, as shown in this figure, तो इसका टाइम पीरियड 2 है, 2 सेकेंड्स बिटवीन, यानी next wave distance is 2 seconds, and fundamental frequency is 2 pi over t, which is pi। तो चूँकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और उसकी डिरिचले कंडीशंस को भी फुलफिल करता है, तो इसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम फाइंड कर सकते हैं, एंड यूजिंग आवर वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट एंड टाइम पीरियड टी, तो इसका जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन की जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफ ये बन जाएगा। दीज आर फ्रीक्वेंसीज और उनके कोएफिशिएंट्स, यानी जो फोरियर कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो चूँकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, इसलिए इसको पाई की फॉर्म में उसमें ओमेगा की वैल्यूज़ पे ये वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, और दिस इज़ द फेज डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो एंगल्स हैं वो इस दूसरे ग्राफ में। तो फ्रीक्वेंसीज एंड एंगल दोनों जो है वो इसके दोनों को लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये उसके यानी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने अचीव की है। Another relationship is about Parseval's theorem. For a periodic signal x of t with period t, उसकी एवरेज पावर हमने इस तरह से डिफाइन किया था, 1/t इंटीग्रेशन ओवर 1 पीरियड x स्क्वायर ऑफ t dt। और अगर उसको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जाए उस पीरियोडिक सिग्नल को, तो ये पार्सेवल थ्योरम हमारी एवरेज पावर को इक्वेट कर लेता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट्स। फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए यूजफुल है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए उसको कैसे एक्सटेंड किया जाता है कि हम अपीरियोडिक सिग्नल्स को कंसिडर करते हैं एज पीरियोडिक विद वेरी लॉन्ग पीरियड, और उनका पीरियड जो हम उसको टेंड्स टू इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, और इस तरह से उसको डिराइव कर लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को। तो उस प्रोसीजर को फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो उसका जो स्पेक्ट्रा हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो रियल वैल्यूज़ के ऊपर आ जाती हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स में हमारा डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ आती हैं आमतौर पे उसकी फोरियर सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो ये उसकी कंटिन्यूस काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। फोरियर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम उस टाइम डोमेन सिग्नल एफ ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ ओमेगा के अंदर। ओमेगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी
उसके साथ एम्पलीट्यूड भी होगा और फेज भी होगा, लाइक ए साइन ओमेगा एक्स प्लस भी, इसमें एम्पलीट्यूड भी है और उसका फेज भी है। तो ये दोनों चीज़ें, इनको हम देखने के लिए कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में भी इनको देख सकते हैं कि उसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो एम्पलीट्यूड को हम अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फेज को tan इनवर्स इमेजिनरी और रियल। तो इस तरह से उसके अंदर फेज और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसीज में दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में। और फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन ये बन जाती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t is this integration e power x of t times e power minus j omega t dt, and omega belongs to our real values। तो ये से इंटीग्रल अगर कन्वर्ज हो जाए तो हम कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी ऑर्डिनरी सेंस में एग्जिस्ट करती है। और इंटीग्रल कन्वर्जन की कंडीशन है सिग्नल एक्स ऑफ टी इज वेल बिहेव्ड, यानी उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मैक्सिमम मिनिमा विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो दीज आर कंडीशंस उसकी इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के लिए। As an example, consider the signal this exponential x of t is e power minus bt multiplied with ut, और इसका हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ये u of t की वजह से 0 to infinity हो जाएगा और it will turn out to x of omega is 1 over b plus j omega. So if b is less than 0, x of omega does not exist. B is equal to 0, then it does not exist in the ordinary sense. B is greater than 0 के लिए 1 over b plus j omega। अब इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हम जो है वो इस तरह से ड्रा करेंगे और फेज स्पेक्ट्रम tan inverse omega over b। A signal is said to be band limited if its Fourier transform is 0 for all omega greater than b. B is some positive number called bandwidth of the signal. So उसकी यानी एक लिमिट है जिससे फर्दर उसकी फ्रीक्वेंसीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको हम बैंड लिमिटेड कहते हैं। और इसका टर्न आउट क्या है कि बैंड लिमिटेड सिग्नल मस्ट हैव इनफाइनाइट ड्यूरेशन इन टाइम। बैंड लिमिटेड सिग्नल्स कैन नॉट बी टाइम लिमिटेड। तो ये कुछ मैथमेटिकल उसकी interpretations हैं। If a signal is not band limited, it is said to have infinite bandwidth or infinite spectrum. Time limited signals cannot be band limited, and therefore all time limited signals have infinite bandwidth. So now
we have inverse Fourier transform that given a signal x of t with Fourier transform x omega. तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये रिलेशन है, इस तरीके से हम वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में ले जाने के लिए रिलेशन है हमारे पास, तो उसके लिए भी ये इंटीग्रेशन है। दस वी हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट इन पेयर्स। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन उसकी फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, और इसको ड्युअलिटी भी कहते हैं कि इनको यानी अगर इंटरचेंज कर लें ओमेगा और टी को, फिर भी ये पेयर एग्जिस्ट करता है। सम प्रॉपर्टीज विच यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन योर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। लीनियरिटी, और उसका क्या मतलब है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर how it affects time scaling, time reversal, multiplication by power of t, multiplication by complex exponential। तो ये प्रॉपर्टीज आपने डिटेल में उनको इनकी डेरिवेशन की होगी। some of these properties might be useful in our future encounters of this course। तो थोड़ा सा आपको इनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज convolution in frequency domain, convolution in time domain is multiplication in frequency domain। Parsells theorem। These are some graph representation of Fourier transform pairs। frequency की ग्राफ्स उनके मेंशन किए गए। रेक्टेंगुलर फंक्शन, नॉट पीरियोडिक रेक्टेंगुलर पल्स बट ओनली वन रेक्टेंगल, तो इसका जो है वो सिंक फंक्शन है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी, अगर टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर सिंक फंक्शन आ जाता है। देन यू हैव एक्सपोनेंशियल, उसका ट्रांसफॉर्म, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये कुछ फेमिलियर किस्म के फंक्शंस हैं, टिपिकल फंक्शन। So these are some more functions, common function and its Fourier transform graph, frequency domain, cosine, sine function। These some of these functions you might use in your future encounter। So here we have concluded our review of signals and Fourier series Fourier transform। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से अपना मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रिमिटिव एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इंशाल्लाह अगले वीक से उसको हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।